हाँ, कक्षा 9वीं और 10वीं हिंदी अनिवार्य। आप सभी विद्यार्थियों का उत्कर्ष क्लासेज में ऑनलाइन क्लास में स्वागत है और सभी को मेरा नमस्कार। मैं महेंद्र कुमार शर्मा हिंदी अनिवार्य की जो पाठ्य पुस्तक में व्याकरण में समास शब्द है, उसको समास शब्द को मैं आज आपके सामने स्पष्ट करूंगा कि समास किसे कहते हैं, समास क्या है, समास के भेद क्या है, समास कितने प्रकार के होते हैं, समास क्या काम आता है। ठीक है, तो इस बात को आप समझ लें कि समास क्या है। समास का हमने पहले लिखा दिया है आपको डायग्राम। समास शब्द ऊपर लिखा हुआ समास और उसमें लिखा हुआ है अलग अलग। तो समास का तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण, यानी छोटा। समास का तात्पर्य है छोटा संक्षिप्तीकरण। शब्द को मिला कर के, यानी दो शब्द या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक छोटा शब्द बनाया जाए, वो संक्षिप्तीकरण कहलाता है। तो समास की सबसे पहले हम बताएंगे आपको, सभी भैया बहन ध्यान से सुने, कि समास शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। समास शब्द की उत्पत्ति करने की जरूरत क्या पड़ी। तो उत्पत्ति होती है जब पता पड़ता है समास क्यों लाया गया। समास की व्याकरण की किताब में लिखने की क्या ज़रूरत थी। तो व्याकरण रचयिता ने इसलिए इसको लिखा कि शब्दों को अपन अधिक शब्दों में बोलने के बजाय एक शब्द में उत्तर देते हैं, उसको अलग अलग शब्दों में बोल रहे हैं, एक शब्द में ही दे दें। तो इसलिए समास शब्द की आवश्यकता पड़ी, उसको संक्षिप्तीकरण दिखाना पड़ा। तो समास की उत्पत्ति कैसे हुई, देखिए किन शब्दों से मिलकर बना है समास। जैसे कि समास शब्द को अपन तोड़ें और तोड़कर ये देखें कि समास शब्द कैसे बना। तो सम प्लस आस, सम प्लस आस, अर्थात सम का तात्पर्य है पास और आस का तात्पर्य है बैठना। अर्थात शब्द को पास पास बैठाना। सम उपसर्ग है, अस धातु है और घनी प्रत्यय लगता है इसमें, इस शब्द में, तब ये समास शब्द उत्पन्न होता है। और समास शब्द करने से, समास शब्द का उत्पन्न होने से समास शब्द की एक रचना बन जाती है। अब परिभाषा अलग है, समझ गए। तो उस परिभाषा को कैसे लिखेंगे हम, इसका अलग चीज़ है। लेकिन अपन उससे पहले बता दें, समास का मतलब होता है उसका आधा, और उसका मतलब होगा, उसका उल्टा होगा विपरीत शब्द व्यास। व्यास पूरा, तो आधा पूरा जो शब्द होता है इसे पूरा कर दिया जाता है, उसका विलोम समास का व्यास है। तो हम समास की परिभाषा दे रहे हैं। समास क्या है, समास क्या चीज़ है। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक समासिक पदों के मेल को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक समासिक पदों के मेल को समास कहते हैं, जो एक नवीन स्वतंत्र शब्द की रचना करते हैं। नवीन स्वतंत्र शब्द की रचना कहते हैं जिसे समासिक पद कहते हैं, उसे समासिक पद कहते हैं। इसका तात्पर्य है समासिक पद बन गया तो उसका रूप बन गया छोटा संक्षिप्तीकरण, वह समास कहलाता है। अब समास सुनिए, ये समास की परिभाषा हुई। और अगर मान के चलो अपन समास विग्रह कहें, तो समास विग्रह किसको कहते हैं, पदों के अलग अलग लिखने की प्रक्रिया। पदों को अलग अलग लिखने की प्रक्रिया, अलग अलग पद लिखें, अलग अलग पद लिखने की प्रक्रिया, उसको अपन समास विग्रह कहते हैं। जैसे माता और पिता अलग अलग पद है। अब माता पिता, तो माता पिता अगर अपन इसको लिख दें, डैश लगा दें और उसमें और अथवा या, तो मध्वंत समास हो जाएगा। जैसे हमने लिखा हेमगिरी, तो हेम का गिरी जो हिमालय, तत्पुरुष हो गया। हेम का गिरी जो हिमालय, तो अलग अलग पद गए, हेम और गिरी। हेम माने बर्फ और गिरी माने पर्वत, तो ये हिमालय हो गया। जैसे गंगा हो गया, गंगा जल, गंगा का जल, तो गंगा इसमें पूर्व पद है और जल उत्तर पद है। तो इसमें हमेशा समास में दो पद होते हैं, पहला पूर्व पद और दूसरा उत्तर पद।
पूर्व पद की विशेषता होती है, उत्तर पद की भी विशेषता होती है कुछ। तो दोनों पद होते हैं, वहाँ दोनों पदों की प्रधानता होती है, लेकिन वो अलग अलग समास में अलग अलग चीज़ की प्रधानता है। पूर्व पद की प्रधानता यहाँ पर पूर्व पद की प्रधानता है। लेकिन पहले ये समझें कि समास को कितने भागों में बांटा गया है। समास को कितने भागों में बांटा गया? तो समास को 6 भागों में बांटा गया है, ठीक है। लेकिन मुख्यतः तो 4 ही है, 4 है मुख्यतः, लेकिन इनको 6 भागों में बांटा गया है, जिसमें तत्पुरुष के 2 भेद कहलाते हैं। उनमें है कर्मधारय और दिगु। तत्पुरुष के 2 भेद हैं, लेकिन मुख्यतः 4 हैं, लेकिन अपन 6 ही पढ़ते हैं और 6 पढ़ाते हैं, 6 ही लिखाए जाते हैं। तो 6 में पहला लिखा है हमने अव्ययी भाव, लिखा है ना, पहला अव्ययी भाव। दूसरा लिखा है तत्पुरुष, लिखा है। तीसरा लिखा है द्वंद्व। चौथा लिखा है कर्मधारय। पांचवा लिखा है दिगु और छठा लिखा है बहुव्रीहि। ये 6 समास हैं। और तत्पुरुष के भी भेद होते हैं 3 अलग से, नन तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष और लुप्त तत्पुरुष। तो तत्पुरुष के कई भेद हैं, ठीक है। अब तत्पुरुष के कई भेद कैसे हैं? तत्पुरुष कितने भेद हैं? जैसे तत्पुरुष और कई भेद चलेंगे, जैसे द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष। विभक्ति और कारक के हिसाब से भी तत्पुरुष चलता है। यानी तत्पुरुष काफ़ी बड़ा समास होता है। बाकी जो समास हैं वो आपको पता ही है कि 6 समास हैं। अब हम समास में समास विग्रह की बता दिया आपको, परिभाषा बता दिया आपको, और आपको उत्पत्ति बता दी। ये तो हुई परिभाषा संस्कृत के देते हैं, जैसे मानकर सम सनम समास, तो वो संस्कृत की परिभाषा अपन को हिंदी में लिखनी है, तो हिंदी की जरूरत है, हिंदी में लिखनी है। 2 या 2 से अधिक पदों के मेल को, सामासिक पदों के मेल को समास कहते हैं। ये समास है। जैसे कि अपन सबसे पहले कौन से समास की बात करें, ठीक है, ये अपन को देखना है। पहले कौन से समास की बात करें? जैसे कि हमने पहले समास की बात करनी है। अब अभी हमने 6 लिखा है, अब 6 में से पहले समास की बात करें ना, अपन एक समास की बात करते जाएंगे और आपको बताते जाएंगे, क्योंकि परिभाषा भी पूछ ली जाती है, कभी कभी उत्पत्ति भी पूछ ली जाती है। और कोई भी चीज़ एक बोर्ड में 5-6 तरीक़े से प्रश्न पूछा जाता है, कैसे भी पूछ सकता है वो भाई। उसकी विशेषता पूछ सकता है, उसमें परिभाषा पूछ सकता है, उसमें पद दे सकता है, उसमें समास पूछ सकता है, उसका विग्रह पूछ सकता है, उसका एवच्छेद भी पूछ सकता है, कैसे भी पूछा जा सकता है समास शब्द को। पैटर्न अपना अलग अलग है, लेकिन हम तो यहाँ पर समास बता रहे हैं। तो समास का पहला जो समास है जो बताएंगे आपको, और वो पहला समास हमने लिया है अव्ययी भाव समास। पहला जो समास क्या है? अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास का क्या तात्पर्य है, ये समझ लेना जरूरी है कि अव्ययी भाव समास का क्या तात्पर्य है, उसकी परिभाषा क्या है। अगर मान चलो उसकी परिभाषा आपको नहीं आती तो वो आप नहीं समझ पाएंगे। तो पहला अव्ययी भाव समास की क्या परिभाषा है? अव्ययी भाव समास की परिभाषा है जिस समास में पहला पद अव्यय तथा दूसरा पद, यानी पहला पद यानी पूर्व पद, अव्यय या उपसर्ग 2 हो सकते हैं। पहला पद, जिस समास में पहला पद उपसर्ग या अव्यय, उपसर्ग कम आता है, अव्यय ज़्यादा आता है। अब अव्यय और उपसर्ग मौजूद हो पूर्व पद, और उसके बाद उत्तर पद संज्ञा हो। उत्तर पद में नहीं आएगा, उत्तर पद संज्ञा होता है, वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। अव्ययी भाव समास। अब अव्ययी भाव समास में आप कहेंगे गुरु जी अव्यय क्या होता है, हम तो यही नहीं जानते। पहले अव्यय जानना जरूरी है। अव्यय नहीं जानेंगे तो समास की परिभाषा को आप नहीं समझ पाएंगे, और आप उसको शब्द को भी एक्सप्रेशन नहीं कर पाएंगे। क्यों? पहले उसको स्पष्टीकरण तो तभी होगा जब अव्यय का मतलब समझ जाएंगे। अव्यय का मतलब है लिंग, विभक्ति, वचन और कारक, इसके लगने से पद का कोई रूप, वाक्य का कोई रूप परिवर्तन नहीं होता, या शब्द का कोई रूप परिवर्तन नहीं होता, उसको अव्यय कहते हैं। जैसे अव्यय बहुत हैं, और, अथवा, या, अपि, भी, यत्र, तत्र, कुत्र, ये अव्यय हैं सब। अव्यय यहाँ वहाँ, तो, तब, ये अव्यय शब्द हैं। तो अपन कोई शब्द संस्कृत में बोल जाते हैं, वो बात अलग है, लेकिन मतलब हिंदी भी उसका रूपांतर है। वहाँ, कहाँ, तब,
और जब, ये अव्यय शब्द है। तो पास, तो ये अव्यय पहला होना चाहिए। अव्यय है पहला पद और उपसर्ग है तो वहाँ अव्ययीभाव समास कहलाता है। अब अव्ययीभाव समास कहलाता है तो अपन इसको उदाहरण स्पष्ट करें, उदाहरणों से समझेंगे इसको। अगर अपन इसके उदाहरण नहीं जानते तो बिना उदाहरण के इसको नहीं समझ सकते। तो अव्ययीभाव समास की परिभाषा और उदाहरण अपन को देने पड़ेंगे। तो अपन को अब अव्ययीभाव समास के उदाहरण दे रहे हैं। जैसे हमने बोला हिंदी में उसका रूपांतर जो है विग्रह अलग तरीके से होता है और संस्कृत में अलग होता है। हिंदी के किस प्रकार से होता है, जैसे देखिए, जैसे बोला हमने प्रतिदिन, ठीक है, तो अपन हिंदी में क्या बोलेंगे उसका विग्रह प्रत्येक दिन, और संस्कृत बोले दिनम दिनम प्रतिदिनम। लेकिन यहाँ संस्कृत नहीं, तो हिंदी में तो होगा प्रत्येक दिन। ये उसका क्या हुआ, प्रत्येक दिन इसका क्या हुआ, प्रत्येक दिन का मतलब है प्रत्येक दिन। जैसे प्रति क्षण है, प्रत्येक क्षण, ठीक है, यथा संभव है, यथा संभव, संभव के अनुसार है, यथा विधि, विधि के अनुसार। तो ऐसे जो है, जैसे अकारण, ठीक है, तो अब अकारण है बिना कारण, ये मान के चलिए। जैसे बिना कारण यानी प्रतिवर्ष, तो प्रतिवर्ष का मतलब है हर वर्ष, ये इसका विग्रह हुआ हर वर्ष। और जैसे अपन कहते हैं यथाक्रम, क्रम के अनुसार है यथाक्रम। तो ऐसे उदाहरण हैं यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार यथाशक्ति, यथाक्रम, यथा, और प्रतिवर्ष आजन, जन वर्ष, जन वर्ष से लेकर आजन। तो ऐसे धड़ाधड़, धड़ धड़ की अथवा धड़ धड़ के साथ धड़ धड़, रातों रात, रातों को रात, ऐसे रात ही रात में, रातों रात। तो ये उदाहरण है। जैसे हम कहें आमरण, मृत्यु तक, ये इसका विग्रह हुआ। अब अपन कह दें प्रतिपल, हर पल, प्रतिपल, प्रतिपल, हर पल है, प्रतिक्षण, प्रत्येक क्षण, क्षण क्षण, प्रतिक्षण, तो प्रत्येक क्षण, तो प्रतिक्षण का ये हुआ। और अब निर्विवाद, बिना विवाद के, निर्विवाद, अपन इसका उदाहरण दें निर्विवाद, तो बिना विवाद के, विवाद रही, बिना विवाद के निर्विवाद, तो बिना विवाद के निर्विवाद होता है। ये सब अव्ययीभाव समास के उदाहरण हैं। अव्ययीभाव समास के उदाहरण आप भी और भी छांट सकते हैं, और भी लिख सकते हैं, हम भी लिख सकते हैं, आप भी लिख सकते हैं। बेशक, शक के बिना, बेशक, शक के बिना, बेशक। अब उपसर्ग आ रहा है, अव्यय आ रहा है, आपको पता होना चाहिए। जैसे अपन ने बोला बेशक, बे उपसर्ग आ रहा है, और अपन ने बोला प्रतिपल, तो प्रति उपसर्ग आ रहा है। तो जहाँ उपसर्ग आ रहा है, जहाँ अव्यय आ रहा है, प्रति तो अव्यय है, तो जहाँ उपसर्ग आ रहा है, अव्यय आ रहा है, अव्यय और उपसर्ग से इस बात का पता पड़ता है कि इसमें अव्ययीभाव समास है। जैसे अपन कहते हैं निर्विवाद, विवाद रहित, निर्विकार, बिना विकार के, निर्विकार। तो ऐसे उदाहरण बहुत मिल सकते हैं आपको। जैसे निर्भय, बिना भय के, निर्भय। तो उदाहरण संस्कृत में जो आते हैं, निर्भय, भय रहित, तो ये जो उदाहरण है बिना भय के, ऐसे अव्ययीभाव समास के उदाहरण कहे जाएंगे। इनमें दूसरा पद संज्ञा है, तो संज्ञा है ही है, बिना भय के, तो भय संज्ञा का काम कर रहा है। तो ये अव्ययीभाव समास कहलाता है। अव्ययीभाव समास हमारे समासों में पहला समास है। हमने बताया आपको 6 समास, तो अब मैं समझता हूँ अव्ययीभाव समास को समझ गए होंगे। क्यों, अव्ययीभाव समास के उदाहरण आपको खुद को देखने और भी पड़ेंगे, तो जब तो आप समझ पाएंगे। जैसे यथा विधि, विधि के अनुसार, मैंने बताया यथा विधि, विधि के अनुसार, यथा विधि। ऐसे ही आपको बताया मैं खूबसूरत कहते हैं, अच्छी सूरत वाली, खूबसूरत। तो ये उदाहरण है। उदाहरण जितने लिखेंगे अपन, जितने ही इसको समझेंगे। यानी ये अव्ययीभाव समास हुआ। अव्ययीभाव समास के बाद हम चलते हैं तत्पुरुष समास। ठीक है, हम अधिक से अधिक 2 समास आपको एक्सप्रेशन कर पाएंगे। क्यों, इतना ही समय मिल पाएगा। तत्पुरुष समास में क्या है, तत्पुरुष समास किसको कहते हैं, पहले तो ये देखना है अपन को। तत्पुरुष समास कहते हैं, मैंने बताया कि हर समास में 2 पद होते हैं। जैसे पहला पद पूर्व पद और दूसरा उत्तर पद, इसमें भी 2 पद हैं। हर जगह 2 पद होते हैं। इस समास में भी 2 पद हैं। पहला पद क्या है, प्रधान है। पहले पद में क्या है, विभक्ति है, और विभक्ति जुड़ी रहती है। और विभक्ति का जब लोप हो जाता है और उसको अपन
अलग अलग करते हैं, विग्रह करते हैं, तो उस चिन्ह का, विभक्ति चिन्ह का पता पड़ता है। तो चिन्ह के आधार पर ही उसको हम अलग अलग तत्पुरुष की परिभाषा दे सकते हैं। तत्पुरुष मैंने बताया तत्पुरुष 3 तरह का, तो पहले ही है उसका भेद, नन तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष, लुप्त तत्पुरुष। तत्पुरुष बहुत बड़ा समास है, समासों में सबसे बड़ा समास है। क्यों कि मैंने कहा इसके 2 भेद होते हैं, कर्मधारय और द्विगु, इसके भेद हैं, लेकिन इनको 6 में परिवर्तन कर दिया 4 की बजाय। तो अपन तो कह रहे हैं इसके नन तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष और लुप्त तत्पुरुष, ये इसके और अलग भेद हैं। एक समास के कई भेद हैं, लेकिन अपन को तो जानकारी के लिए 6 समास को ही आपको जानकारी देनी है। तो हम तत्पुरुष समास की बात करते हैं। इस समास में पहला पद क्या होता है? विभक्ति। और विभक्ति में कौन सी विभक्ति हो सकती है? कारक चिन्ह होगा, उससे जुड़ा हुआ होगा, कोई सा कारक हो सकता है। कारक आपको पता ही है, 8 कारक 8 होते हैं, ज़्यादातर 6 को काम में लेते हैं, संबोधन और उसको प्रथमा को कम लेते हैं, इसमें कोई भी समास बनता भी कम है, इसलिए 6 रह जाते हैं। और पहले 2 पदों में जो बीच में कारक चिन्ह हो, उसका जो लोप हो जाता है, उसको ही हम तत्पुरुष कहते हैं। अब तत्पुरुष में जैसे मान के चलिए, आप कल्पना कीजिए कि हम तत्पुरुष पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो विभक्ति के आधार से निकलेगा तत्पुरुष। कैसे निकलेगा? जैसे अपन कह दें सबसे पहले तत्पुरुष साहब कि तत्पुरुष के, अब मान के चलो सबसे पहले तत्पुरुष कैसे होता है? जैसे मैंने कह दिया देशभक्ति। कल्पना कीजिए तत्पुरुष कैसे? देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, देशभक्ति। तो देशभक्ति शब्द जब आ गया, देश के लिए भक्ति, अपन ने बोल दिया देशभक्ति, तो देश के लिए भक्ति यानी चतुर्थी तत्पुरुष हो गया। के लिए शब्द आ गया वहाँ, अपन उसका विग्रह तोड़कर करें, उसका अर्थ निकालें, उसको अलग अलग करें, तो देश के लिए भक्ति, देशभक्ति। अब मान के चलो हम कहते हैं राजपुत्र, तो अपन यहाँ में साफ आ जाएगा कि राजपुत्र के राजा का पुत्र, तो कहाँ आ गया? तो यानी षष्ठी तत्व हो गया। तो जहाँ विभक्ति का लोप होना पाया जाए और विभक्ति चिन्ह से समझा जाए, वहाँ ही तत्पुरुष है। तो जैसे कि आपको हमने पूर्व में बताया, तो जो विभक्ति जहाँ जैसे काम करेगी, उसी प्रकार से उसका तत्पुरुष समास होगा। आप जैसे हम कहते हैं राष्ट्रपति, तो राष्ट्र का पति, राष्ट्रपति, तो कहाँ आ गया? षष्ठी तत्पुरुष। राजकुमार, राजा का कुमार, राजकुमार, तो आ गया षष्ठी तत्पुरुष। अब आप कहेंगे नहीं साहब, और दूसरे का 2 उदाहरण। अब मान के चलिए, अब उदाहरण तो हम हर किसी का देंगे, लेकिन अलग अलग समास में अलग अलग उदाहरण चलेंगे। जैसे पहला हम समास पढ़ाते हैं कर्म तत्पुरुष, ठीक है, तत्पुरुष का भेद है, तत्पुरुष के कई भेद हैं, तो उसमें पहला है कर्म तत्पुरुष। अब इसका कर्म का चिन्ह क्या होता है? तो कर्म का चिन्ह क्या होता है? आप सुन लीजिए, कर्ता ने कर्म को करने के से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से न्यारा संबंध काके की अधिकरण में पेपर। तो अब जो कारक चिन्ह जिसको याद होंगे तो वो वैसा से फला लेगा, और जिसको कारक चिन्ह याद नहीं तो कैसे फलाएगा? दोबारा सुन लें, कर्ता ने कर्म को करण से 7 हो गया, संप्रदान के लिए अपादान से न्यारा, यानी अपादान अलग, अधिकरण है, अपादान से न्यारा अधिकरण, तो बाद में आएगा संप्रदान के लिए अपादान से न्यारा अलग, अधिकरण है, संप्रदान संबंध काके की अधिकरण में पेपर, संबंध आएगा उससे पहले, संबंध काके की अधिकरण में पेपर, एक कारक चिन्ह। तो कारक चिन्हों को जो जानेगा उस हिसाब से इस समास को खोलकर लिख सकता है, विश्लेषण उसका समझ सकता है। अगर जिसको कारक चिन्ह याद नहीं है तो वो इसको नहीं लिख पाएगा, न समझ पाएगा। जैसे हमने कहा द्वितीय तत्पुरुष, तो द्वितीय का चिन्ह क्या है? को। 2 पदों के बीच में क्या है? कर्म कारक, तो छिपा हुआ है को, तो कर्ता ने कर्म को, ये चिन्ह है। तो जैसे मैंने बोला, जैसे हमने बोला ग्राम गते या गाम गते, गाम को गया, हिंदी अर्थ हो गया गाम को गया, हो गया ना हिंदी अर्थ में, सबसे सीधा शब्द से सीधा है गाम को गया। और जैसे मैंने कह दिया वन गमन, वन को गया वन गमन, तो ये द्वितीय तत्पुरुष चल रहा है, समझ गए। अब मान के चलो अपन जो कह दें कि जनप्रिय, तो जन का प्रिय, जनप्रिय या जनता का प्रिय, जनप्रिय, जन मान जनता, जनता का प्रिय, जनप्रिय। तो ये मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला,
है। तो मुँह कर्ता ने कर्म को, जन को प्रिय जन प्रिय, जन को प्रिय, ऐसे मुँह को तोड़ने वाला मुँह तोड़। मुँह को अर्थ चिन्ह होना चाहिए, और चिन्ह होगा तो उसको वो समझ लेगा। मनोहर, मन को हरने वाला, मनोहर, तो यहाँ में तत्पुरुष हो गया। मन को हरने वाला, मनोहर, मन को हरने वाला मनोहर है। अब आप कहेंगे साहब को लग रहा है, तो द्वितीय तत्पुरुष अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। और आपको यही पता नहीं है इसमें कौन सी विभक्ति है, तो आप क्या समझ पाएंगे? कुछ नहीं, समझिए। तो जैसे ही विभक्ति का ज्ञान होता है, और विभक्ति चिन्ह मैंने पहले ही पूर्व बता दिया, जिसमें विभक्ति लगेंगी और चिन्ह के हिसाब से चलेगा तो द्वितीय तत्पुरुष हो जाएगा। और भी उदाहरण, जैसे अपन जो कह दें आपको कंठ फोड़वा, कंठ फोड़ा, तो कंठ को फोड़ने वाला कंठ फोड़ा है। अपन कह दें माखन चोर, माखन को चुराने वाला माखन चोर। तो अब तीसरा अर्थ मत लगा यहाँ पर, कंठ कृष्ण भगवान, तो फिर तो बबूरी हो जाएगा। हाँ, यहाँ तो माखन को चुराना, यानी माखन चोर, माखन को चोरने वाला माखन चोर। तो जैसे रथ चालक, रथ को चलाने वाला रथ चालक। तो को का अर्थ जहाँ दे, को जहाँ चिन्ह आए, वहाँ तत्पुरुष द्वितीय तत्पुरुष है, ये स्पष्ट समझ लें। वहाँ पर क्या है? द्वितीय तत्पुरुष। अब माखन को चुराने वाला माखन चोर हो गया, और जनप्रिय जन को प्रिय हो गया, मुँह तोड़ मुँह को तोड़ने वाला हो गया। तो ये समाज के उदाहरण हैं। कंठ फोड़ा, कंठ को फोड़ने वाला, और मुँह तोड़ मुँह को तोड़ने वाला। ऐसे ही बनगम, तो अपन को का अर्थ जहाँ पर आ जाए, बात समझें, द्वितीय तत्पुरुष है। अब आप चलते हैं आगे की बात। अब मान के चलो हम द्वितीय तत्पुरुष के बाद तीसरा ही तो बताएंगे, तो करण तत्पुरुष। अब करण तत्पुरुष के से के द्वारा, यानी सात के अर्थ में लिखा जाएगा। सात के अर्थ में जो प्रयोग होगा वो करण होगा। अब करण किसे? करण का चिन्ह हमने बताया से के द्वारा, कर्ता ने कर्म को करने के से द्वारा, यानी साथ में जो काम हो वो करण है। अब करण से द्वारा है, तो करण से द्वारा है, तो जैसे मैंने बोल दिया करण में कि मन चाहा, मन से चाहा, मन चाहा, ठीक है। हम कहते हस्तलिखित, ठीक है। अब हस्तलिखित, हस्त माना हाथ, हाथ से लिखा हुआ, हाथ से लिखा हुआ हस्तलिखित। तो हाथ से लिखा हुआ है, तो हस्तलिखित हाथ के साथ तो लिखा, कल में लिखते कलम से लिखा हुआ, तो से का अर्थ होना चाहिए। तो से का यानी मान लीजिए हम कह दिया धनहीन, तो ये आ गया इसमें धन से हीन, धनहीन। तो से का प्रयोग जहाँ हो रहा है, जैसे रोगग्रस्त, तो रोग से ग्रस्त, ये निश्चित हो गया कि से चिन्ह इसमें बोल रहा है। तो हम कहाँ पहुँच गए? इसका तीसरा भेद, तृतीय तत्पुरुष। अब तृतीय तत्पुरुष के बाद चलेगा अपन का, अब तृतीय तत्पुरुष में और भी उदाहरण दे सकते हैं। अब जितने उदाहरण बोलेंगे इतने ही स्पष्ट होगा। अपन कह दें चौथा, मान के चलो संप्रदान। अब संप्रदान का चिन्ह क्या है? संप्रदान का चिन्ह है के लिए, के लिए चिन्ह। तो के लिए चिन्ह वाले ही शब्द लाओ, जब अपन स्पष्ट कर पाएंगे इस बात को कि इसमें चतुर्थी तत्पुरुष है। जैसे अपन ने बोला विद्यालय, अब विद्यालय बोल दिया, बोलने को बोलने क्या उसका अर्थ निकालो, अर्थ निकालोगे जो उसमें पता पड़ जाएगा कि विद्यालय के लिए आलय, आलय मतलब होता है घर, और विद्या का मतलब विद्या प्रदान करने वाला घर, विद्यालय के लिए घर। तो ये हो गया चतुर्थी तत्पुरुष। तो चतुर्थी तत्पुरुष के लिए अपन क्या बोलेंगे? संप्रदान तत्पुरुष। हिंदी में तो संप्रदान का ही चिन्ह आता है के लिए। तो के लिए कि जैसे रसोई घर, तो अपन कह देंगे रसोई के लिए घर, के लिए हो गया। अब के लिए चिन्ह है, अब आप के लिए चिन्ह को फैला लेंगे तो आप एक्सप्रेशन कर पाएंगे उसको। अगर आपने चिन्ह नहीं फैलाया तो आपको ये पता नहीं पड़ेगा कौन सा तत्पुरुष है। तत्पुरुष के हमने 6 भेद बताए आपको, तो 6 भेदों में अपन तो चतुर्थ भेद पर चल रहे हैं। तो के लिए रसोई घर, और मान के चलो हमने कह दिया गुरु दक्षिणा, तो गुरु के लिए दक्षिणा, तो के लिए आ गया। तो के लिए से जो स्पष्ट करेगा उसको करेगा यज्ञशाला, तो यज्ञ के लिए शाला, यज्ञशाला। अब कहे सब शाला किसको कहते हैं? ये शाला भी घर होती है, जैसे पाठशाला, पाठ की शाला, तो पाठशाला पाठ पढ़ने की शाला, पाठ के लिए शाला, पढ़ने के लिए। तो के लिए जहाँ हो जाएगा वहाँ संप्रदान है। और संप्रदान के कई उदाहरण है, युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि,
के लिए आ गया। तो जहाँ के लिए लगा लेंगे आप चतुर्थी तत्पुरुष है, और जहाँ पर के लिए नहीं लगाया आपने, जैसे हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, हथकड़ी, तो हाथ के लिए सब लगाया तो चतुर्थी तत्पुरुष हो गया। ठीक है, अब हमने आपको 3 बता दिए इसके, द्वितीय तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, संप्रदान हो गया। ठीक है, अब हम बताएंगे आपको पंचमी तत्पुरुष। अब पंचमी तत्पुरुष में क्या है? पंचमी, ठीक।